हमारे देश में लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा कई बार बोरोवर्स का हरासमेंट किया जाता है। मतलब छोटे छोटे अमाउंट के लिए भी उनको दिन भर कॉल किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं, गाली गलौज भी होती है। तो उसी को लेकर के आरबीआई ने एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट डायरेक्शन जो है निकाले हैं, कंडक्ट ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज इन रिकवरी ऑफ लोन्स एंड इंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट्स। कि भाई रिकवरी एजेंट्स का काम कैसे होगा, क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं आरबीआई के द्वारा। ये 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। इसके लिए भी पब्लिक के ओपिनियंस मांगे गए हैं, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि अगर ये फेल होगा तो उसके लिए क्या यहाँ पे प्रावधान किया गया आरबीआई के द्वारा। और बैंक ऐसा करते ही क्यों है कि वो रिकवरी एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जब उनके पास बहुत सारे लीगल्स यहाँ पे टूल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो तो लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो यहाँ पे ड्राफ्ट रूल्स हैं, इसमें सबसे पहले तो जो कॉलिंग विंडो है उसको आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया गया है कि परमिटेड जो टाइम होगा वो 8 AM से 7 PM तक का टाइम होगा। इसके बाहर आउटसाइड कि भाई सुबह सुबह 5 बजे फोन कर दिया, फिर रात में 10 बजे फोन करें, ये अलाउड नहीं होगा। और ये अगर ऐसा किया जा रहा है तो एक तरीके से ये बोरोवर के हरासमेंट के तौर पे इसको देखा जाएगा, इस तरह का कंडक्ट अगर वैसा होगा। इसके साथ साथ बोरोवर की जो प्राइवेसी है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पे किया गया है। मतलब जो एजेंट्स हैं वो अलाउड होंगे कि वो बोरोवर को कांटेक्ट कर सकें और जो गारंटर है लोन का उसको कांटेक्ट कर सकें। लेकिन ये अलाउड नहीं होगा कि आप बोरोवर की फैमिली को परेशान करें, है ना। मतलब उनके फैमिली मेंबर्स को आप फोन कर रहे हैं, मतलब किसी की वाइफ को आप फोन किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को फोन कर रहे हैं, उनके माता पिता को फोन कर रहे हैं, उनके दोस्तों को जो रेफरीज हैं या फिर जो कलीग्स हैं उनके ऑफिस के, उनको फोन कर करके कह रहे हैं कि भाई उसको कह दो लोन दे दे, ऐसा करते हुए मतलब एक तरीके से शेम करने वाली जो सिचुएशन होती है ना, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होगी कि इन लोगों को आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। और करेंगे तो ये भी आएगा कि आपने ये जो रूल्स हैं इनको तोड़ा है और ये हरेसमेंट की कंडीशन में आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो हार्श मेथड्स हैं उनको भी बैन किया गया है। हार्श मेथड्स का मतलब यही होता है कि जब भी रिकवरी एजेंट ऐसे होते हैं, कई बार मतलब होते ही हैं कि आप लोन नहीं दे रहे हैं तो फिर एब्यूसिव या माइनॉरिटी जो लैंग्वेजेस होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं नीचा दिखाने के लिए। बहुत बार इस तरह की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। इन अप्रोप्रिएट मैसेजेस किए जाते हैं मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, बोरोवर के लिए मतलब धमकाया जाता है। कई बार उनको कुछ नीचा दिखाने के लिए मैसेजेस बार बार किए जाते हैं। और एनोनिमस और रिपीटेड हैरेसिंग कॉल्स होती हैं। मतलब हो सकता है कि जो बोरोवर है आपका फोन नहीं उठा रहा, आप दूसरे नंबर से उसको फोन कर रहे हैं, रात में फोन कर रहे हैं, बार बार फोन कर, मतलब एक दिन में आपने फोन कर दिया, बोरोवर को इन्फॉर्म कर दिया आपने लोन के लिए वो सारी चीजें, उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद फिर फोन करें, अच्छा भाई लोन का पैसा कब दोगे, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद फोन कर रहे हो। तो इस तरह की जो रिपीटेड कॉल्स हैं ये भी यहाँ पे बैन होंगी। फिर मिसलीडिंग जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब कोई आपको रिकवरी एजेंट आपको फोन करके कहे कि आपको अरेस्ट करवा देंगे, आपको जेल हो जाएगी, 10 साल की जेल हो जाएगी, आपको फंसा देंगे, आपने पैसा नहीं दिया तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपके घर वालों को देख लेंगे, इस तरह की जो चीजें हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेज जो बताए जाते हैं रिकवरी एजेंट्स के द्वारा, वो भी बैन होगा। और अगर यहाँ पे ये मतलब फिर से मैं बता दूं कि ये चीजें अगर करी जाती हैं, क्योंकि रूल जो किताबों में होते हैं और जो करे जाते हैं उनमें डिफरेंस होता है। लिखा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। तो उसमें आपको देखने को होगा कि जो बोरोवर्स है उनके पास ये पावर होगी, फिर वो उसकी शिकायत कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो प्री नोटिफिकेशन है वो मैंडेटरी होगा कि अगर कोई बैंक है, किसी बैंक का कोई बोरोवर है जिसने पैसे नहीं दिए, ईएमआई नहीं भरी, तो बैंक अगर कोई रिकवरी एजेंट जो है हायर करता है तो अपन जो नोटिफाई करेगा वो बोरोवर को। मतलब ऐसा नहीं होगा कि रिकवरी एजेंट हायर कर दिया, कोई भी कॉल किए जा रहा है ना, तो वो नोटिफाई करेगा कि भाई ये एजेंट है, नाम है इसका, ये कांटेक्ट है, और एजेंट फिर इनिशिएट करेगा कांटेक्ट को। ये नहीं कि नोटिफाई कर दिया तो बोरोवर जाकर के उससे बात नहीं, वो इनिशिएट करेगा। और यहाँ पे यही बताया गया है कि जो एजेंट की डिटेल है वो बोरोवर को पहले बिफोर कांटेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने दे दिया, बोरोवर को पता ही नहीं है। और उसके अलावा अगर एजेंट चेंज हो रहा है तो उसका भी इमीडिएट नोटिफिकेशन जो बोरोवर है उसको होना चाहिए। इसके साथ साथ जो रिकवरी एजेंट है, ऐसे कोई उठाई गिरे ऐसे गुंडे टाइप के लोगों को ना भर लिया जाए। इसके लिए अब आईआईबीएफ का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का एक सर्टिफिकेशन लगेगा, जिसके अंतर्गत जो है उनकी ट्रेनिंग होगी जो भी रिकवरी एजेंट्स हैं, और वो ट्रेनिंग करने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद ही वो इस तरह के बिजनेस में आ सकते हैं।
अगर बैंक कोई ऐसे रिकवरी एजेंट को हायर करता है या रखता है जिसके पास इस तरह का सर्टिफिकेशन नहीं है, तो फिर वो पूरी की पूरी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। मतलब सीधा सीधा कहने का ये है कि अगर आपका बैंक कोई भी बैंक है और अगर आपका जो रिकवरी एजेंट है वो किसी तरह का इनअप्रोप्रिएट काम करता है जो अलाउ नहीं है, तो उसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार बैंक को माना जाएगा कि आपने जो है आपने बोरोवर को हैरेस किया है अपने रिकवरी एजेंट के द्वारा। बैंक ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हमने तो केवल लोन के लिए कहा था, उसने वो कर दिया तो हम क्या करें, है ना। तो ये बच नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो ड्राफ्ट रूल्स हैं इसका इम्पैक्ट ऐसा होने वाला है कि जो अकाउंटेबिलिटी मैंने कहा ना, अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट ये देखने को मिलेगा। अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट ऐसा है कि बैंक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है जो भी उनका एजेंट कंडक्ट करेगा उसके लिए। तो उनको ये पहले से इंश्योर करना होगा कि एजेंट जो है वो बैंक की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके चले, और उसके लिए उसको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी होगी। एजेंट की एक्टिविटीज को देखना होगा कि वो क्या कर रहा है, कैसे अपने बोरोवर से बात कर रहा है, वो सारी चीजें उनको देखनी होंगी, वरना फिर उसकी सीधे सीधे अकाउंटेबिलिटी बैंक के ऊपर आती है। इसके अलावा मैंडेटरी रिकॉर्ड कीपिंग भी करनी होगी कि जो भी कॉल हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो रखनी पड़ेगी, सेफ रखनी पड़ेगी रिकवरी एजेंट की, ताकि अगर आगे चल करके किसी तरह का ऐसा काम पड़े या फिर कोई बोरोवर शिकायत करता है तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपके एजेंट ने कैसे बात करी, बोरोवर का क्या रिस्पॉन्स रहा, वो सारी चीजें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ जो माइक्रो फाइनेंस का स्पेसिफिक्स है उसको लेकर के ये है कि भाई जरूरी नहीं है कि आपने जो रिकवरी एजेंट रखा है वो लोगों के घर घर तक पहुंच करके जाए, वहां पे तमाशा करे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि इनकरेज करेंगे कि जो भी कलेक्शन है वो डेजिग्नेटेड जो सेंट्रल प्लेस है जैसे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं वहां पर हो। अगर वहां पर 2 बार से अधिक कोई बोरोवर है उसको बुलाया गया और 2 बार से अधिक ऐसा हुआ लगातार वो नहीं आया, तब जो है एजेंट जो है जा सकते हैं उसके घर में 2 बार फेल्ड अटेम्प्ट होने के बाद। ये नहीं कि पहली बार ही घर में घुस करके वहां पे तमाशा करने लग गए। इससे मतलब एक तरीके से ये है कि भाई ठीक है किसी ने लोन दिया है, कई बार लोगों की मजबूरी हो जाती है कुछ कि वो उस समय वो लोन नहीं चुका पाते हैं, तो उसको इस तरीके से सबके सामने बेइज्जत करना या तमाशा करना ठीक नहीं होता है। आगे बात करें अगर हम यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि कोई रिकवरी एजेंट है जिसने रूल्स को फॉलो नहीं किया, फिर बैंक के रिकवरी एजेंट को उत्साहित कर रहा है कि नहीं नहीं ऐसे करो हमको पैसा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे डेडिकेटेड रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इसमें बताए गए हैं कि बैंक को पहले से एक डेडिकेटेड सिस्टम लाना होगा रिकवरी ग्रीवेंसेस को लेकर के। मतलब बोरोवर के पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए, लोन एग्रीमेंट में होनी चाहिए कि अगर आने वाले समय में रिकवरी एजेंट्स के द्वारा या रिकवरी के जो ग्रीवेंसेस हैं अगर उनको कंप्लेन करना है तो कहाँ पे करेंगे, उसको लेकर के जो भी नाम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर, वो सारी चीजें जो बोरोवर है उसको पहले से पता होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि जब उसके साथ कुछ होने लगे तो ढूंढने जाए बैंक वाले के हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कौन है रिकवरी का ग्रीवेंस ऑफिसर वगैरह, है ना। तो ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए ताकि जो बोरोवर है उसका भी जो पक्ष है वो सुना जा सके। इसके अलावा अगर कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करें कि अगर वॉयलेशन हो जाए तो इसमें डायरेक्ट पेनल्टीज होंगी बैंक के ऊपर। मतलब अगर जो बैंक मतलब आरबीआई ने जो रूल बनाए हुए हैं, अगर आप कोई भी बैंक उसे नहीं मानता है और फिर ये कहे कि वो रिकवरी एजेंट जाने हम नहीं जानते हैं, ऐसा करके वो करे और जो बोरोवर है कंप्लेन करे लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो जो मॉनेटरी फाइन जो आरबीआई करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है तो वो बैंक के ऊपर होगा। रिकवरी एक्टिविटीज पे यहाँ पे जो भी एजेंट लगा हुआ है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अगर ऐसा है ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है जो एजेंट है। और अगर किसी एजेंट के लिए मतलब ऐसा है कि भाई किसी एजेंट को ये कह दिया गया कि शिकायत हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि फिर उससे जब तक उसका ग्रीवेंस सॉल्व नहीं हो जाता वही एजेंट जा रहा है उस बोरोवर के पास, ऐसा नहीं है, वरना फिर तो उसको और हैरेश करेगा। तो उस एजेंट को हटाना पड़ेगा जब तक कि ग्रीवेंस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाता है। इसके अलावा रेपुटेशनल रिस्क तो रहती ही है, अगर कुछ ऐसा होगा, वो आजकल के समय में तो चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती हैं, तो वो लेकर के बैंक का भी एक ना रेपुटेशन डैमेज होता है कि इसने जो है रिकवरी एजेंट के नाम पे गुंडे पाल रखे हैं और लोगों को बेवजह परेशान ऐसा किया जा रहा है। तो ये मतलब यहाँ पे सारी चीजें हैं। अब अगर आपको ये समझना है कि भाई बैंक के पास क्या क्या तरीके होते हैं लोन की रिकवरी के लिए, तो देखिए जो बैंक के पास तरीके होते हैं ना, ज्यादातर जो तरीके होते हैं रिकवरी के लिए मतलब लीगल यहाँ पे जो बैंकिंग होती है वो सिक्योर्ड लोन को लेकर के होती है। जैसे सरफेसाई एक्ट है 2002 का, तो ये बहुत ही एक कह सकते हैं पावरफुल टूल है बैंक के पास, जहां पे बैंक के पास पावर होती है सीजर की, ऑक्शन की,
बिना किसी कोर्ट के इंटरवेंशन के, मतलब अगर आप किसी ने लोन लिया है और उसको एक सिक्योर्ड लोन है, ध्यान रखिएगा सिक्योर्ड लोन होना चाहिए, मतलब उसके लिए कोलेटरल होना चाहिए। जैसे आपने होम लोन लिया तो घर के कागज बैंक के पास रहें, और उसका जो अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग हो 1 लाख से ज़्यादा हो, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 20% से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रहेगा, तब ऐसे केस में सरफेसाई एक्ट के तहत सीजर ऑक्शन वगैरह ये होता है। तो बैंक के पास ये सबसे पावरफुल टूल में से एक होता है। फिर आता है बैंक का डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, मतलब डीआरटी कहते हैं इसे। इसमें भी ये समझ लिए स्पेशलाइज कोर्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि तारीख पे तारीख लगती है, इसमें यही सारे मामले सुने ही जाते हैं। ऐसे केसेस जहां पे जो अमाउंट होता है 20 लाख से ज़्यादा का इन्वॉल्व होता है, वो डीआरटी में जाते हैं और वहां पर उनकी सुनवाई होती है और उससे फैसले होते हैं। अब फैसला डीआरटी ने कुछ भी कर दिया, मान लीजिए बोरोवर के पक्ष में वो चला गया, फिर बैंक के पक्ष में चला गया, तो यहाँ पर एक एपेलेट ट्रिब्यूनल भी होती है जिसको डीआर80 कहते हैं, वहां पर भी जाया जा सकता है। इसके अलावा आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होता है। ये ज्यादातर जो कॉर्पोरेट रेजोल्यूशंस होते हैं उनके लिए होता है। बैंक ने किसी बड़े घराने को लोन दिया है बिजनेस करने के लिए, फिर उसके बाद फिर वो लोन जो है वो चुका नहीं पा रहा है, तो ऐसे केसेस में बैंक के पास ये आईबीसी का यहाँ पे कह सकते हैं टूल होता है, जिसके माध्यम से वो या तो फिर बैंक के पास ये पावर रहती है कि या तो वो उसको रिवाइव कर सकता है या फिर उसको लिक्विडेट कर सकता है और अपना पैसा जो है वो वसूल सकता है। इसके अलावा लोक अदालत होती हैं, जहाँ पे इस तरह की छोटे मोटे जो अमाउंट के मामले होते हैं लोक अदालत में भी सॉल्व होते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जाती हैं कि भाई आपको एक फाइनल सेटलमेंट दे दिया जाए, जिसके आधार पे आप जो म्यूचुअल सेटलमेंट कर लीजिए, बैंक और बोरोवर दोनों खुश हो जाते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पे होती हैं। उसके बाद फिर एक आता है एनएआरसीएल, मतलब बैड बैंक जिसको कहा जाता है। बैड बैंक क्या करता है, जो बैंक के बैड लोन्स होते हैं, एनपीए हो गए लोन्स होते हैं, उनको वो खरीद लेता है। और ऐसा खरीदने की वजह से होता क्या है कि बैंक की जो बैलेंस शीट होती है वो क्लीन हो जाती है, और बैंक की जब बैलेंस शीट क्लीन हो जाती है तो बैंक का जो कह सकते हैं एक तरीके का रेपो है थोड़ा अच्छा दिखने लगता है। और फिर बैड बैंक का काम होता है उस लोन की वसूली करना, और उसके बाद फिर जो भी भरपाई हो पाती है वो यहाँ से आती है। तो ये मतलब कुछ लीगल टूल्स हैं। बाकी इसके अलावा जो कोर्ट कचहरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो सारी चीज़ें तो रहती ही रहती हैं। ये बैंक के पास स्पेशल टूल्स होते हैं जहाँ से वो रिकवरी करते हैं। आपको मन में सवाल आ रहा होगा, अगर ऐसा है तो फिर बैंक रिकवरी एजेंट का इस्तेमाल करते क्यों है, तो उसके पीछे भी रीजंस हैं। जैसे पहला तो है कॉस्ट वर्सेज रिकवरी मिसमैच का। मतलब अब आप ये समझिए कि बैंक अगर कोई लीगल केस करने जाते हैं, है ना, कोई छोटा मोटा अमाउंट अगर इन्वॉल्व है, मान लीजिए 50,000 क्रेडिट कार्ड का कोई डिफॉल्ट ऐसा हो रखा है, तो ऐसे में उससे ज्यादा पैसे तो बैंक के लीगल कॉस्ट में फंसते हैं। और जहां पर मामला कोर्ट में जाता है तो वहां पर जो न्याय है मिलने में भी समय लगता है। वहीं पे अगर बात करें इस तरह के रिकवरी एजेंट की, तो इनका कमीशन होता है, फिक्स होता है कि भाई 50,000 पे कुछ भी कमीशन दे दिया, 2, 4, 5, 10%, तो उस पे ही काम हो जाता है। और यहाँ से काम अगर जल्दी और आसानी से हो जाता है तो बैंक तो यही वाला जो रास्ता है ये अपनाना सोचते हैं, ये ज़्यादा सही है ना, प्रैक्टिकल सोल्यूशन होता है यहाँ पे। ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं, जल्दी से अमाउंट भी रिकवर हो जा रहा है और यहाँ पे समय के साथ साथ पैसा भी कम लग रहा है। उसके अलावा आप बैंक को भी ये भी देखते हैं कि जो लीगल सिस्टम है हमारा, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो ओवरवेल्म्ड रहता है। मतलब इतने सारे केसेस हैं, स्पेशलाइज कोर्ट बना दिए हैं डीआरटी जैसे, लेकिन ऐसा नहीं वो खाली बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी भरमार पड़ी हुई है वहाँ पे केसेस की। तो ऐसे ही मामलों के लिए जब डीआरटी बना हुआ है लेकिन वहाँ पर भी इतना ज़्यादा बर्डन होता है, तो यहाँ पर बैंक यही प्रेफर करते हैं कि एजेंट के द्वारा जो इमीडिएट फॉलोअप्स है वो यहाँ पे लिए जाएं, कि अगर थोड़ा बहुत दबाव बना करके ही उनका पैसा वसूल हो जाए तो सोचते हैं क्यों जा करके मामले को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर बैंक का ऐसा नहीं रहता है कि जो मुकदमे हैं बहुत कम ही हैं, बहुत कम संख्या में लोग ऐसे बोरोवर्स हैं जो पैसा नहीं दे रहे। वो भी रिटेल जो बोरोवर्स होते हैं, जैसे छोटे मोटे लोन हो गए, क्रेडिट कार्ड के हो गए, होम कार एजुकेशन लोन वगैरह हो गए, तो इनमें से या पर्सनल लोन वगैरह हो गए, तो ये जो लोन होते हैं इसमें क्या रहता है कि वो एक तरीके का एजेंट क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। मतलब बैंक सबसे पहले प्रयास करता है एजेंट के माध्यम से, जैसे क्रेडिट कार्ड का बकाया हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, कार लोन, बाइक लोन वगैरह हो गया, छोटे छोटे जो लोन होते हैं, कि भाई यहाँ पे डिफॉल्ट हो रहा है तो उनको एजेंट के माध्यम से ही रिकवर करा लिया जाए। फिर जब यहाँ से जो चीज रिकवर नहीं हो पाएगी तब हम उसको जो बचा हुआ है उसको लीगल सिस्टम के थ्रू रिकवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो सॉफ्ट रिकवरी और नजिंग भी होती है, जो एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा, मतलब वो कई बार ऐसा होता है कि लोग या तो भूल जाते हैं या फिर कुछ कैश क्रंच चल रहा होता है तो नहीं पैसा दे पाते हैं, एजेंट आते हैं बीच में, कुछ ह्यूमन एलिमेंट आता है, नेगोशिएशंस करते हैं, ऑन द स्पॉट नेगोशिएशन होता है, वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर वगैरह दिया जाता है, फ्लेक्सिबल सोल्यूशंस दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से जो लोग होते हैं वो
यहाँ पे रिकवरी एजेंट के माध्यम से पैसा दे करके जो लोग होते हैं उनका पैसा चला भी जाता है, बैंक का भी पैसा प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसमें जब कोई विलफुल डिफॉल्टर होता है फिर बैंक को लीगल जो अप्रोच है वही करनी पड़ती है। तो ये वजह होती है कि बैंक जो इस तरह के रिकवरी एजेंट हैं उनको क्यों हायर करते हैं रिकवरी के लिए। तो ये थी पूरी वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप भी इन मेंबर्स की तरह हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।